The students of class 7th, chapter 6, English reader, Jim Corbett. Jim was one of the greatest hunters in the history of India. जिम जो थे वो भारत के इतिहास में बहुत महान जो हंटर शिकारी रहे उनमें से एक थे. शूटिंग वॉज नॉट हिज फेवरेट स्पोर्ट. निशानेबाजी उनका सबसे मुख्य जो स्पोर्ट्स था यानी खेल था वो नहीं था. He used to kill only ferocious animals like leopards, tigers, etc. वो जो उनका जो शौक था वो जो भयंकर जो जानवर थे जैसे कि लेपर्ड तेंदुआ था या फिर चीता था, टाइगर, इन सब को मारने के लिए वो प्रयोग किया करते थे. यानी जब जाते थे शिकार पे तो वो भयंकर जो जानवर थे सिर्फ उनको मारते थे. यानी शिकार करना उनका शौक नहीं था. जिम हैड ए नॉक फॉर हंटिंग. He himself learnt how to manage catapult, then he learnt archery, and at the age of 8 he learnt how to use an old broken gun. तो जिम का क्या था, शौक था हंटिंग, निशानबाजी या शिकार करना उनका शौक था. तो उन्होंने अपने आप ही जो गुलेल है वो चलानी सीखी, अपने आप ही उन्होंने तीरंदाजी सीखी और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो पुरानी टूटी जो गन थी उसको चलाना भी सीख लिया. यानी उस गन से बंदूक से निशाना लगाना भी सीख लिया. आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. जिम और क्या किया जिम ने, ज़रा देखते हैं. जिम वॉज वेरी लक्की एज ही लैंड इन द प्लेस कॉल्ड कालाडुंगी विच वॉज देयर इन द मिडल ऑफ द डेंस फॉरेस्ट. जिम काफ़ी सौभाग्यशाली थे क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पर रहते थे जिसका नाम था कालाडुंगी और वो जो स्थान था एक घने जंगल के मध्य में था यानी बीच में था. इन द सराउंडिंग ऑफ हिज हाउस देयर वर 2 चैनल्स. जो उनके घर के चारों तरफ 2 छोटी नदियाँ थी यानी नाले टाइप में जिसमें साफ पानी बहता है, उस प्रकार की 2 नदियाँ थी. ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वेंट देयर टू क्वेंच देयर थ्रस्ट. ढेर सारे जानवर वहाँ पे अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते थे. इट वॉज द प्लेस वेयर जिम हैड लर्नड हिज लेसन्स ऑफ शूटिंग. और ये वो स्थान था जहाँ पर जिम ने अपनी जो तीरंदाजी थी या फिर जो शिकार करना उन्होंने वहाँ सीखा था, निशानेबाजी वहाँ सीखी थी. इन द बिगिनिंग ही फाउंड द ट्रैक्स ओ वेरी कन्फ्यूजिंग. तो शुरुआत में जो जानवर जाते थे आते थे उनके जो पैरों के निशान थे यानी ट्रैक्स थे उनको वो कन्फ्यूजिंग लगता था. यानी कौन सा जानवर यहाँ से गया है वो पता लगाना उनके लिए शुरू में काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, बड़ा मुश्किल होता था. फिर क्या किया, द ट्रैक्स ऑफ संबर एक प्रकार का हिरण है, एंड बुल यानी जो बैल होते थे उनके पैरों के जो निशान थे वर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. वो मिलते जुलते थे यानी देखने में एक जैसे थे. ही ऑल्सो फेल्ड टू स्पॉट द ट्रैक्स ऑफ एनिमल्स लाइक वाइल्ड डॉग्स, लेपर्ड्स एट्सेट्रा. और वो इस बात में फेल हो जाते थे कि वो कुछ जानवर ऐसे थे जिनके पैरों के निशान वो पहचान नहीं पाते थे, जैसे कि डॉग्स, कुत्ते, लेपर्ड्स, तेंदुए एट्सेट्रा. उनमें अंतर नहीं कर पाते थे. ही वॉच्ड ईच एंड एवरी एनिमल वेरी केयरफुली. वो हर इंसान को बड़ी सावधानी से देखते थे, बड़े ध्यान से देखते थे. एंड डीपली बाय दिस ही बिकेम एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रैक्स. और इस प्रकार से वो गहराई से काफ़ी एक्सपर्ट हो गए, धीरे धीरे करके वो कुशल हो गए इनके पैरों के निशानों को पहचानने में. और पहचान करना सबसे मुख्य कार्य था. तो क्या किया उन्होंने, पहचानने में धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन गए. ही कुड इवन मेक आउट फ्रॉम द ट्रैक्स ऑफ स्नेक इफ द स्नेक वॉज पॉइजनस और नॉट. वो यहाँ तक पता कर लेते थे कि वो जो सांप था जो निशान बना करके आया यानी जिस रास्ते सांप गया है वो सांप जहरीला था या नहीं, इस बात तक का वो पता कर लेते थे. एट नाइट ही यूज टू स्टे इन द जंगल टू लर्न द वॉइसेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. रात के समय में वो जंगल में रहते थे ताकि वो अलग अलग प्रकार के जानवरों की आवाज़ को पहचान सकें और उनको सीख सकें. सून ही बिकेम एक्सपर्ट टू रिकोगनाइज द कॉल्स ऑफ ईच एनिमल्स. क्या हुआ, जल्दी वो एक्सपर्ट हो गए ये पहचानने में कि हर जानवर की आवाज़ कैसी थी, यानी जानवरों की आवाज़ को पहचान करके वो बता देते थे. ही ऑल्सो लर्नड दैट ईच एनिमल गिव्स कॉल्स फॉर वेरियस पर्पजेज. उन्होंने ये भी सीख लिया कि हर जानवर अलग अलग उद्देश्यों से आवाज़ लगाता था यानी आवाज़. नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज. The call that Mother Deer gave to her young ones was different from her call to warn to her that a tiger is coming close to attack them. तो जो मादा थी
यानी जो माता थी डियर, वो अपने बच्चों को जो बुलाती थी तो उसकी बुलाने की आवाज़ अलग होती थी और चेतावनी वाली आवाज़ अलग होती थी। अलग अलग प्रकार से वो बुलाती थी, अलग अलग प्रकार से वो चेतावनी देती थी, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो उसके पास आ जाए इससे पहले कि कोई टाइगर या चीता उनके ऊपर अटैक करे। या जो कोई चीता करीब होता था तो वो माँ अपने बच्चों को बुला लेती थी। जिम वॉकड बेयरफुट इन द फॉरेस्ट, जिम नंगे पैर उस जंगल में चलते थे। ही ट्रेन हिमसेल्फ टू क्लाइंब ट्रीज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ए फर्शियस एनिमल, और उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग दी, अपने आप को कुशल बनाया पेड़ों पर चढ़ने के लिए और भयंकर जो जीव थे उनसे बचने के लिए। ही लर्न टू मिमिक द वॉल्स कॉल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, उन्होंने ये भी सीखा कि किस प्रकार से जानवरों की नकल करते हैं। ये वॉल्स नहीं होगा, ये कॉल्स होगा, यानी जो आवाज़ देते थे जानवर, उन जानवरों को और पक्षियों की आवाज़ करने की उन्होंने नकल सीख ली। जिम वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ डार्क, वो अंधेरे से काफ़ी डरते थे। हिज ब्रदर टॉट टू ओवरकम हिज फियर, उनके भाई ने उन्हें सिखाया कि अंधेरे के डर से बाहर कैसे आए। हिज ब्रदर लेफ्ट हिम इन द फॉरेस्ट, उनके जो भाई थे उन्हें जंगल में छोड़ देते थे। जिम सेट ट्रिमलिंग देयर विथ फियर, जिम वहाँ डरते हुए, डर से कांपते हुए वहाँ पे बैठे रहते थे। फिर क्या हुआ, बट स्पेंडिंग द होल नाइट इन द फॉरेस्ट रिमूव हिज फियर, लेकिन पूरी रात जंगल में बिताने के बाद उनका जो डर था वो निकल गया, यानी उनका डर खत्म हो गया जंगल से। फिर क्या हुआ, जिम हैड ए पैट डॉग नेम्ड ब्रूनो, व्हेन ही वाज 4 months ओल्ड पपी ही डिडंट वांट टू कीप हिम। हाँ भाई, जिम का एक डॉग था जिसका नाम था ब्रूनो, और वो जब 4 महीने का छोटा पपी था यानी पिल्ला था, तब वो उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे। बट सीइंग द लव ऑफ द डॉग ही डिसाइडेड टू कीप हिम, लेकिन जब उस कुत्ते का प्यार उसे मिला तब उन्होंने ये तय कर लिया कि वो उसे अपने पास रखेंगे। ही टुक हिम वेयर एवर ही वेंट एंड गेव हिम ए वार्म वाटर बाथ एंड सम मिल्क टू ड्रिंक। अब क्या करते थे, वो जहाँ भी जाते उसे अपने साथ रखते थे और गर्म पानी में उसे नहाने के लिए देते थे और कुछ दूध पीने के लिए देते थे उससे अपने डॉगी को। फिर क्या हुआ, ब्रूनो वॉज फ्रेंडली एंड हेल्पिंग हैंड थ्रू जिम। अब ब्रूनो क्या था, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता था अपने मालिक के साथ यानी जिम के साथ, और काफ़ी मदद भी करता था। वन डे दे वर वॉकिंग बैक होम वैन ब्रूनो शो ए बिग ट्रुप ऑफ लंगूर्स। एक दिन वो वापस घर पे आ रहे थे जब ब्रूनो ने देखा कि जो लंगूर बंदर होते हैं उनकी जो टोली थी यानी उनका ग्रुप जो था जिसको ट्रुप कहते हैं, वो वहाँ पर उसने देखा। ब्रूनो डैश्ड ऑन देम, अब क्या किया, ब्रूनो उनके पीछे दौड़ लिया, उनको अटैक करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। जिम विसल टू कॉल ब्रूनो, जिम ने सीटी बजाई उस ब्रूनो को बुलाने के लिए, कॉल बैक करने के लिए। बट द डॉग डिड नॉट लिसन टू हिज विसल, लेकिन कुत्ते ने उसकी सीटी की आवाज़ नहीं सुनी। ही चेस्ड द लंगूर्स, वो लंगूरों का पीछा करने लगा। हिज टेल टक्ड बिटवीन हिज लेग्स, उसकी पूँछ टांगों के बीच में दब गई। क्यों उसने दबा ली पूँछ, क्योंकि ए ह्यूज लेपर्ड वॉज रनिंग आफ्टर हिम, उसके पीछे भी एक बड़ा सा तेंदुआ दौड़ रहा। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट पेज। जिम वॉज नॉट कैरिंग हिज गन, जिम के पास उसकी अपनी बंदूक नहीं थी। द लेपर्ड केम नियरर एंड नियरर, वो लेपर्ड तेंदुआ था वो करीब करीब आता गया। बट ब्रूनो एस्केप्ड फ्रॉम हिज अप्रोच ऑफ द लेपर्ड, लेकिन जो ब्रूनो था वो उसकी पहुंच से दूर चला गया, बच गया। ब्रूनो हैज़ लर्नड 2 लेसन्स, इस बात से ब्रूनो ने 2 सबक सीखे, 2 बातें सीखी। क्या, विच ही कैन नेवर फॉरगेट, जो वो कभी नहीं भूल सकता। फर्स्ट, पहली बात, नेवर टू डिसओबे हिज मास्टर्स विसल, कि वो अपनी जो मास्टर की जो सीटी बजाता था वो उसकी अवज्ञा कभी नहीं करेगा, यानी सीटी बजाने पर उसके पास आ जाएगा। एंड सेकेंडली, और दूसरा, नेवर टू चेज लंगूर्स, की लंगूर बंदरों का पीछा कभी नहीं करेगा। ही ऑल्सो लर्नड दैट व्हेन लंगूर्स गिव ए लाउड क्राई इट मीन्स ए लेपर्ड वॉज नियर बाय, तो उसने ये भी सीख लिया कि जो लंगूर थे वो तेज़ आवाज़ लगाते थे, तो इसका ये मतलब होता था कि जो लेपर्ड थे वो करीब यानी तेंदुआ उनके करीब था, तो उनकी आवाज़ से वो अंदाज़ा लगा लेता था और अपने आप को बचा लेता था। आफ्टर दैट डे ब्रूनो ऑलवेज ओबेड हिज मास्टर, और उस दिन के बाद से ब्रूनो हमेशा अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता था। ब्रूनो डाइड एट द एज ऑफ 13, ब्रूनो की मृत्यु 13 वर्ष की उम्र में हो गई। हिज ग्रेव कैन बी सीन इन कॉर्बेट नेशनल पार्क एट कालाडूंगी, उसकी जो कब्र है उसको देखा जा सकता है कहाँ पर, यानी कुत्ते की कब्र को कहाँ देखा जा सकता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कालाडूंगी
जो काला डूंगी में है, तो वहाँ पर उसकी कब्र को देखा जा सकता है, उस कुत्ते की। यानी इसकी अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम बुक वर्क की तरफ आएंगे। बुक वर्क में पहले एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। जिम वॉज ए वंडरफुल। जिम वंडरफुल था, ये बात जिम वंडरफुल था, वो क्या था? जिम हंटर था, वंडरफुल हंटर था, या फिर फॉरेस्ट मास्टर था, या फिर बिजनेसमैन था? तो हमने चैप्टर में पढ़ा जिम वॉज ए वंडरफुल हंटर, तो हम हंटर पर निशान लगाएंगे। एट द एज ऑफ 8 वर्ष की उम्र में ही लर्न, उसने सीखा, क्या सीखा? हाउ टू डू हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी। हाउ टू डू आर्करी, धनुष बाजी यानी तीरंदाजी। या फिर हाउ टू यूज़ ए गन, एक बंदूक को कैसे प्रयोग करें वो। तो यहाँ पे लिखा है आर्करी यानी तीरंदाजी उसने सीखी। यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि सी पे निशान आना था, ये यहाँ पे लग गया गलती से। गन की वाली बात थी मेन, क्या 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने बंदूक चलाना सीखा। एट द ऑल द एनिमल्स वेंट देयर, सारे जानवर वहाँ जाते थे। कहाँ पर, किस लिए जाते थे वहाँ पर? टू रेस्ट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे आराम करने के लिए, या टू फाइट, लड़ने के लिए, या फिर टू क्वेंच देयर थ्रस्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो वहाँ था ना चैनल्स की बात आई थी, यानी 2 छोटी नदियों की बात आई थी, तो वहाँ पर वो अपनी प्यास बुझाने जाते थे, तो हम करेंगे टू क्वेंच देयर थ्रस्ट। नेक्स्ट है एट नाइट ही यूज टू स्टे इन द फॉरेस्ट, रात को वो जंगलों में रहा करता था। किस लिए रहा करता था? टू लर्न देयर वॉइसेस, टू लर्न द वॉइसेस ऑफ वेरियस एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के जीवों की आवाज़ को सीखने के लिए। तो पहला ये आंसर हमारा ठीक जा रहा है, यही इसी उद्देश्य से वो रात को वहाँ पे रहता था। या फिर टू एंजॉय हिमसेल्फ, ये नहीं हो सकता, अपने आप को आनंदित करने के लिए भी नहीं था। और टू लुक आफ्टर द वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों की देखभाल करने के लिए, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स में जिम लिव्ड इन ए सिटी, जिम एक शहर में रहता था, ये गलत है क्योंकि वो जंगल के किनारे रहता था। जिम कुड नॉट वॉक बेयर फुट, जिम नंगे पैर नहीं चल सकता था, ये बात गलत है क्योंकि नंगे पैर ही जंगल में वो रहता था। जिम वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंटर्स ऑफ इंडिया, ये चैप्टर में शुरू में ही पढ़ चुके हैं, ये बात सही है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। काला डूंगी वॉज सिचुएटेड इन द जंगल, काला डूंगी जंगल में था, ये बात सही है, नहीं, ये बात गलत है, फॉल्स आएगा। हिज ब्रदर टॉट हिम टू ओवरकम हिज फियर, उसके जो भाई थे उसने डर से उन्हें बाहर निकाला, ये बात सच है, तो हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है, ये रीडिंग के लिए है, और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली हमें अपने ये जो वर्ड्स थे उनको रखना था, यानी ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, पहले A वाला, फिर B वाला, फिर C वाला। तो देखते हैं हम यहाँ पे ये B से शुरू हो रहा है तो हम इसे पहले रखेंगे, फिर ये D वाला, उसके बाद G वाला वर्ड आएगा, फिर H वाला, फिर O वाला। तो जैसे जैसे ABCD में आते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स जैसे जैसे हमारे होते हैं उसी अकॉर्डिंगली हम इन्हें रखेंगे सीक्वेंस में। तो यहाँ पे जैसे हम देखें P वाले 2 आ गए, तो P के बाद हम देखेंगे R या U में से कौन सा पहले आता है। तो R पहले आता है, हम R वाला पहले करेंगे, U वाला बाद में। तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकली हम इन्हें ऑर्डर में यानी क्रम में लिखते हैं। फिर अगला आ गया फ्रेजेस के बारे में बताया। चूज़ द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो सबसे सही मीनिंग क्या होगा? एज एगो, युगों पहले, तो आएगा ए लॉन्ग टाइम बैक, यानी बहुत साल, बहुत समय पहले। ब्यूटी कॉन्शियस कौन से लोग होते हैं? जो अपनी सुंदरता की तरफ ध्यान देते हैं। तो ट्राइड हार्ड टू स्टे ब्यूटी, मतलब उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। हेल्थ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ब्यूटी की बात हो रही, तो हम ब्यूटीफुल पे टिक लगाएंगे। नॉट एम्यूज्ड, यानी खुशी नहीं मिली, तो किस बात से, कौन सा दोनों में से ऑप्शन ठीक हो सकता है? डिड नॉट फाइंड समथिंग फनी, कुछ उसको मजाकिया यानी आनंदित नहीं मिला, तो ये नॉट एम्यूज्ड यहाँ पे टिक लगाएंगे हम। फेल्ट लाइक क्राइंग, यानी ये ऑप्शन ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ पे मैच द सिमिलीज। सिमिलीज जो वो कौन से वर्ड होते हैं जिसमें एज या लाइक शब्द आए, सिमिलीज वो चीज़ होती है जो बिल्कुल सिमिलर होती है, सेम जैसी, एक जैसी दिखने में। एज हार्ड एज, जितना उतना हार्ड जितना कि, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आएगा रॉक यानी चट्टान से मिलाएंगे। एज लाइट हैज, हल्का होगा तो फीदर से मिलाएंगे। एज कूल एज, यानी ठंडा होगा, जो ठंडक के लिए हम कुकुम्बर का यूज़ करते हैं, कुकुम्बर से मिला देंगे इसे। एज फ्रेश एज में आएगा ये डेजी, और एज क्वाइट एज ए माउस। नेक्स्ट है हमारा रीअरेंज द वर्ड्स टू गेट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कलेक्शन, यानी इकट्ठा करके जो कोई चीज़ होती है, जैसे स्टूडेंट का इकट्ठे होकर बैठ जाए तो उसे हम क्लास कहते हैं, तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया।
इसी प्रकार से ये स्पेलिंग गलत की हुई है और इन स्पेलिंग को हम अरेंज करेंगे, ठीक से अरेंज करके लिखेंगे तो कलेक्टिव नाउन हमारा बन जाएगा। तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए क्राउड ऑफ पीपल हो गया, ए ट्रुप ऑफ मंकीज हो गया। तो ये कलेक्टिव नाउन हमारे हो गए। यानी ग्रेप्स यानी अंगूर के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। इसी प्रकार से स्टिक्स यानी छड़ियों के गुच्छे को बंडल कहेंगे, शिप यानी भीड़ के ग्रुप को फ्लॉक कहेंगे, लोगों के ग्रुप को यानी भीड़ कहेंगे, जहाँ लोग इकट्ठे हो जाएं उसे हम भीड़ कहेंगे, मंकीज यानी जहाँ बंदर इकट्ठे हो जाए उसके ग्रुप को ट्रुप कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज कि हमें इन्हें कैपिटल लेटर्स को देखना है, कहाँ कहाँ लगेंगे, फुल स्टॉप कहाँ लगेंगे, कोमा कहाँ लगेंगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेंगे। तो हमें इसका ध्यान रखना है, पंक्चुएशन में सब आता है। तो किसी भी लाइन का पहला अक्षर बड़ा हुआ तो हमने आई को बड़ा कर दिया, ऐसे यहाँ पे डी को बड़ा किया है, जी को कैपिटल किया है, ऐसे एच को और ऐसे डब्ल्यू को। और बाद में बीच में अगर कोई नाम आता है तो हम कैपिटल लेटर करते हैं, नहीं तो स्मॉल ही रहने देते हैं। और अगर क्वेश्चन मार्क तब लगाएंगे जब कोई बात पूछी गई होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो कोई बात पूछी गई है तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। बाकी सिंपल सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी का निशान लगा देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डज द रिलेटिव क्लॉज गिवन इन द सेंटेंस कंसर्न पर्सन, एनिमल और थिंग। यानी जो अंडरलाइन किए गए जो क्लोजेज हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनमें अगर इंसान के बारे में कहा जाए तो हम पर्सन पे गोला लगाएंगे, और चीज़ के बारे में कहा गया, वस्तु के बारे में तो थिंग पे, और किसी जानवर के बारे में बात की गई तो हम गोला लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हैव अ नाइस डे।